And welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 27th of July 2020. तो 27 जुलाई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, these are the questions for you today. पहला क्वेश्चन इज why is Hagia Sophia, a UNESCO World Heritage Site, is often seen in news recently. Hagia Sophia UNESCO World Heritage Site है, क्यों न्यूज़ में थी? ऑप्शंस आर ए, it has been converted into museum from mosque. It was demolished by the terrorist organization. It was declared as the largest heritage monument in the world. Yeah, none of the above. So which of the following is the correct answer for this? The correct answer for this will be D, none of the above. क्यों? क्योंकि अभी हेगिया सोफिया न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि ये मॉस्क में कन्वर्ट हुई है फ्रॉम म्यूजियम. पहला ऑप्शन जो है वो है कि म्यूजियम में कन्वर्ट हुई है फ्रॉम मॉस्क. ऐसा नहीं है, ये म्यूजियम से मॉस्क में कन्वर्ट हुई. दैट इज द रीजन वाई आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव. हेगिया सोफिया 6th सेंचुरी का एक मॉन्यूमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 1934 तक ये एक मॉस्क के रूप में था, लेकिन जब बना था स्टार्टिंग में तो बाइजेंटीन क्रिश्चियन एम्पायर के कारण बना था. बाइजेंटीन क्रिश्चियन एम्पायर, तब ये एक कैथेड्रल था. उसके बाद जब 1453 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल होता है, यानी कि जब ऑटोमन एम्पायर का फाउंडेशन होता है यहाँ पे, तो उसके बाद इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया था. बट 1934 में इसको फिर जो कमाल अतातुर्क, जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क आए, उन्होंने फिर इसको कन्वर्ट करवा दिया, एक म्यूजियम में कन्वर्ट करवा दिया. एंड फाइनली अब जाके ये म्यूजियम से फिर मॉस्क में कन्वर्ट हो गई. तो ये इसकी थोड़ा हिस्ट्री थी जो हेगिया सोफिया के मैंने आपको बता दी. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. सेकेंड क्वेश्चन इज इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस वाज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस इनमें से कौन रिलीज करता है? ऑप्शंस आर ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, सी, यूनियन फॉर इंटेलेक्चुअल कैंसर कंट्रोल, डी, ऑल ऑफ दी अबव. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. तो याद रखिएगा, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 8th फॉर कैंसर प्रिपेयर्डनेस अमंग 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट ऑन कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक. एशिया पैसिफिक में जो कैंसर प्रिपेयर्डनेस है उसमें इंडिया की रैंकिंग 8 है आउट ऑफ द 10. 10 में 8वीं रैंक पर है इंडिया, तो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. अगला जो क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू अपाचे हेलीकॉप्टर्स. तो अपाचे हेलीकॉप्टर्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया, आपको बताना कौन सा सही कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एन एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इनटू इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम रशिया. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट इज डे एंड नाइट ऑल वेदर कैपेबल एंड हैव हाई एजिलिटी एंड सर्वाइवेबिलिटी अगेंस्ट बैटल डैमेज. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी, टू ओनली, क्योंकि पहला गलत है. अपाचे हेलीकॉप्टर्स हमने रशिया से नहीं बल्कि यूएसए से इंडक्ट किया है, इस कारण से ए विल बी द रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया था रशिया, लिख दिया था, देखो यहाँ रशिया लिखा हुआ है, बट यूएसए इज द करेक्ट फॉर दैट. सो याद रखिएगा कि अपाचे हेलीकॉप्टर हमने यूएसए से लिया है, ना कि रशिया से. एंड इट इज डे एंड नाइट ऑल वेदर कैपेबल, हाई एजिलिटी एंड सर्वाइवेबिलिटी अगेंस्ट बैटल डैमेज. तो यस, दैट इज द करेक्ट आंसर. तो इसका आंसर होगा वो बी होगा, याद रखिएगा. तो आप देख सकते हैं दिस इज द इंडिया गॉट इट्स फाइनल बैच ऑफ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स. अपाचे इज द मोस्ट एडवांस्ड मल्टी रोल हैवी अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएस एरोस्पेस जायंट बोइंग. तो यूएस का जो एरोस्पेस कंपनी है बोइंग, वो इसको बनाता है, ये भी आपको याद रखना है. इट इज डे एंड नाइट ऑल वेदर कैपेबल एंड हैव हाई एजिलिटी एंड सर्वाइवेबिलिटी अगेंस्ट बैटल डैमेज. इट्स मॉडर्न कैपेबिलिटीज इंक्लूड फायर एंड फॉरगेट, एंटी टैंक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल्स, रॉकेट एंड अदर एम्यूनिशंस. तो ये सारी इसके कैपेबिलिटीज के अंदर आती हैं. तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम, है ना, आपको याद रखना है. एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज एनालिसिस पार्ट. तो पहली जो न्यूज है वो फ्रंट पेज से ही है. 200 प्रपोजल्स फ्रॉम चाइना वेट फॉर सिक्योरिटी क्लियरेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो अब क्या हुआ था रिसेंटली, अब अगर आपको याद रहा हो, अभी रिसेंटली एफडीआई पॉलिसी आई थी, नई चेंज किए गए थे उसमें. एफडीआई पॉलिसी में क्या चेंज किए गए थे? एफडीआई पॉलिसी में कि जो भी कंट्रीज इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उनसे जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा उसकी पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है ना. ऑल द प्रपोजल्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स इवन इन द नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स. ओके, अभी तक क्या होता था, पहले क्या होता था कि नॉन क्रिटिकल जो सेक्टर्स होते थे, नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स होते थे, वो ऑटोमेटिक रूट से पास हो जाते थे. बट अब क्या किया है, रिसेंट जो चेंजेस किए हैं, रिसेंट
रिसेंट चेंजेस में ये बोला गया है कि जो भी कंट्रीज इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, आपको यहाँ पे लिखा है देखो, आफ्टर न्यू रूल्स वर नोटिफाइड इन अप्रैल मेकिंग प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज विच शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया। ऐसी कंट्रीज जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि वो पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगी, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करेंगी, इवन इन द नॉन क्रिटिकल सेक्टर। ठीक है ना, वैसे ऐसा होता नहीं था। ठीक है ना, तो FDI इज अलाउड इन नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। अर्लियर दिस प्रपोजल्स वुड हैव बीन क्लियर्ड विदाउट द MHAs नॉट। तो पहले जो नॉन क्रिटिकल सेक्टर था उसमें जो FDI आता था वो आपका डायरेक्टली ऐसे ही आ जाता था। पहले भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश या पाकिस्तान से क्रिटिकल सेक्टर में आ रहा है, जैसे कि डिफेंस में आ रहा है या मीडिया टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट प्राइवेट सिक्योरिटी सिविल एविएशन इनमें आ रहा है, माइनिंग में आ रहा है, तो उसकी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था पहले क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए। नॉन क्रिटिकल डायरेक्टली आता था। अब नॉन क्रिटिकल भी अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से आएगा तो उसके लिए भी परमिशन लगेगी। क्यों? क्योंकि FDI पॉलिसी में चेंज कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि जो भी कंट्री इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, अगर वहां से कोई इन्वेस्टमेंट आएगा तो पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी कारण से लगभग 200 प्रपोजल ऐसे हैं चाइना से जो कि अभी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो MHA ने नहीं किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी गई किस तरह से FDI पॉलिसी चेंज की जाती है अलग अलग तरीके से। ओके, and following the changes in the FDI policy in April, all the proposals from China or Chinese origin investments even in the non critical sectors are required to get approval। तो अब non critical में भी approval की जरूरत है, पहले non critical में approval की जरूरत नहीं थी। The objective of the national security clearance is to evaluate potential threats in the proposals received। तो ये basically देखना है कि कोई threat तो नहीं है, कोई security national security को खतरा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए basically ये proposal लिया गया। In 2019 MHA informed the Lok Sabha that the framework for security clearance had been streamlined and an average time taken had reduced from 104 days to 60 days। तो 2019 में 60 दिनों तक क्लियरेंस मिल जाता था, ऐसा गवर्नमेंट ने MHA ने इन्फॉर्म किया था सिक्योरिटी क्लियरेंस के रिगार्डिंग। बट अभी ये सारे पेंडिंग में है, देखते हैं आगे क्या होता है। बट आपको पॉलिसी याद रखनी, जो FDI पॉलिसी में चेंज हुए हैं वो याद रखेगा, और उसके बाद आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि किसने चेंज किया। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, बेसिकली ये चेंजेस जो भी नोटिफाई करता है वो ये बॉडी करती है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड नोटिफाई करता है ये सारी चीज़ें। एंड एंटिटी ऑफ द कंट्री विच शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया और वेयर द बेनिफिशियल ओनर, या तो वो लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है या तो जो बेनिफिशियल ओनर है वो वहाँ पे रह रहा है ऐसे कंट्री में जो कि बॉर्डर शेयर करती है, तो फिर जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा उसको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसा DPI 18 है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ऐसा कहा है। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। सो यू कैन मूव विद मी एज वेल। यहाँ तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी जो कि हमको जानना ज़रूरी लगे, आगे मूव करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज रिड्यूस्ड नाग रिवर टू अ कर्स्ड लेडी। हाई कोर्ट का कहना है, नागपुर बेंच जो होती है बॉम्बे हाई कोर्ट की एक नागपुर बेंच भी है, तो उसने ऐसा कहा कि जो नाग रिवर है, नाग रिवर वो रिवर है जिसके कारण नागपुर को नागपुर नाम मिला। तो याद रखिएगा नागपुर जो नाम पड़ा है इसका, दैट इज बिकॉज ऑफ द नाग रिवर। याद रखिएगा नाग रिवर के कारण इसको नागपुर नाम पड़ा है। इट यूज टू बी अ वाइब्रेंट एंड क्लियर रिवुलेट। पहले ये वाइब्रेंट थी, क्लियर रिवुलेट थी, लेकिन जो हाई कोर्ट का ये कहना है कि इट वॉज गिविंग लाइफ पहले लाइक मदर टू हर चिल्ड्रन, बट नाउ इट इज रिड्यूस टू अ कर्स्ड लेडी। अब ये कर्स्ड लेडी में कन्वर्ट हो गई है थैंक्स टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एंड एलिनेशन ऑफ द रिवर बाय हर ओन चिल्ड्रन। तो इस रिवर को एलिनेट कर दिया गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा है, पूरा कचरा वहाँ जाता है, अर्बनाइजेशन के कारण भी ये नदी में को नुकसान पहुँच रहा है। तो ये सारे रीजंस हैं कि ये जो रिवर है नाग रिवर, दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ कर्स्ड लेडी। अगर मैं नाग रिवर के बारे में आपको थोड़े फैक्ट्स बताऊं तो नाग रिवर जो है इज़ द रिवर फ्लोइंग थ्रू द सिटी ऑफ नागपुर इन महाराष्ट्र। इट इज़ नोन फॉर प्रोवाइडिंग द एटाइमोलॉजी फॉर द नागपुर नेम नागपुर। नागपुर को नागपुर नाम मिला इसी रिवर के कारण, ठीक है ना। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कान्हन पेंच रिवर सिस्टम। तो याद रखिएगा ये जो रिवर है नाग रिवर, ये कान्हन पेंच रिवर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। द नाग रिवर ओरिजिनेट्स इन लावा हिल्स नियर वादी। तो वादी के पास लावा हिल्स है, वहाँ से ये ओरिजिन होती है। नाग रिवर जो ओरिजिन होती है वो लावा हिल से होती है विच इज़ नियर वादी। द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ द नाग एंड पियोली रिवर इज़ नियर पावागांव। पावागांव के पास ये पियोली रिवर से मिलती है एंड ये पोरा रिवर से मिलती है तितूर के पास। तो दो नदियाँ जहाँ से मिलती है, पियोली नदी से पावागांव के पास, फिर पोरा रिवर से ये तितूर के पास मिलती है, ठीक है ना। एंड
ये फिर फाइनली कॉन्फ्लुएंस होती है कान्हन रिवर में, जो कि सवांगी विलेज है। सवांगी विलेज में फाइनली ये कान्हन रिवर के साथ मर्ज हो जाती है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग नाग रिवर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरे फैक्ट्स याद रखिएगा। नाग रिवर का ओरिजिन जो मैंने बताया, ओके, तो जो इसका ओरिजिन था वो भी याद रखिएगा। एंड लावा हिल्स वादी याद रखिएगा, है ना। नागपुर को नाम इसी कारण पर, नागपुर को कौन सी सिटी कहा जाता है ये भी अगर आप मुझे बता सको कमेंट सेक्शन में, तो दैट विल बी वेरी गुड। अगर आप मुझे बता सको कि नागपुर को कौन सी सिटी बोलते हैं, ठीक है ना। एडिटोरियल में आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है द चिलिंग इफेक्ट ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ग्रेट आर्टिकल रिटन बाय जस्टिस ए.पी. शाह आप सब जानते हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह चुके हैं दिल्ली एंड मद्रास हाई कोर्ट के, फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की। अभी रिसेंटली डाटा प्रोटेक्शन कमेटी भी इसकी बनाई गई थी, जस्टिस ए.पी. शाह कमेटी बनाई गई थी। तो द चिलिंग इफेक्ट ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, अब यहाँ पे बात चल रही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। अब ऑथर ने सबसे पहले तो बैकग्राउंड में आपको देखो, आज दोनों के दोनों जो लीड आर्टिकल थे ना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे ही आया था। द मोटरसाइकिल एंड द आर्ट ऑफ कोर्ट मैनेजमेंट, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे आया, पहला आर्टिकल भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे आया। तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है। देयर इज अ प्रॉपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 जो कि कंटेम्प्ट को बोलता है कि सिविल कंटेम्प्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट एक ऐसा विलफुल डिसोबीडियंस है ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और एनी प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। अगर आप विलफुली डिसोबे कर देते हैं कोर्ट के किसी जजमेंट को या डिक्री को या डिस्क्रिशन को, तो आप फिर सिविल कंटेम्प्ट में आते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब कि आप कुछ ऐसा पब्लिसाइज कर रहे हो वर्ड्स के थ्रू, रिटन, स्पोकन या साइंस के थ्रू, जो कि कोर्ट्स की रिपुटेशन को डैमेज कर रही है या स्कैंडलाइज कर रही है या लोअर कर रही है द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, प्रिजुडाइज लोगों के अंदर ला रही है रिगार्डिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड इंटरफेयर कर रही है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है जुडिशरी की वर्किंग को। तो याद रखिएगा ये सारे केसेस क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केसेस में आते हैं, नॉट द सिविल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट बता दिया, विलफुल डिसोबीडियंस, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट मैंने आपको बता दिया। तो दीज आर द टू थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर फर्स्ट। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो मैटर हुआ है वो ये हुआ है कि प्रशांत भूषण जो है उन्होंने रिसेंटली 2 ट्वीट उन्होंने किए थे, और उस ट्वीट में उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको एक अच्छी बाइक चलाते हुए दिखा दिया, और तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले लिया। उन्होंने कहा कि भैया देखो हमको स्कैंडलाइज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बहुत अच्छे आर्टिकल हैं, दोनों आर्टिकल इतने मस्त है ना कि मजा आ जाएगा देखने में ना। एक और चीज बताता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली 2006 में अमेंड किया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को, 2006 में इट वाज अमेंडेड, एंड अमेंड करके इसमें ये प्रोविजन ला दिया गया कि अगर आप ये जस्टिफाई कर दो कि आपने ट्रुथ के डिफेंस में ऐसा कुछ कंटेम्प्ट किया है और यू वांटेड टू अपहोल्ड द ट्रुथ, दैट्स व्हाई यू डिड दैट कंटेम्प्ट, तो फिर आपको ऐसे केसेस में बेसिकली लायबल नहीं ठहराया जाएगा और ऐसे केस में फिर आपको मतलब कंटेम्प्ट नहीं लगेगा। सो दिस वाज द थिंग विच वाज ग्रांटेड। इसकी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग की बात करें, अगर आप मुझे पूछे कि क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, तो आर्टिकल 129 इट ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। आर्टिकल 142(2) enables the Supreme Court to investigate and punish any person of its contempt. Article 215 grants every high court the power to punish for the contempt of itself. तो contempt वर्ड अगर आपसे कोई पूछा जाए कि क्या यूज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हाँ होता है भैया, आर्टिकल 129, आर्टिकल 215, ठीक है ना। अब हम आते हैं, इस बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, प्रशांत भूषण का केस बता दिया। अब जो है मस्त आर्टिकल शुरू होने वाला है वो देखते हैं। सबसे पहली बात ऑथर ने कहा है, फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइंग द प्रियोरिटी केसेस टू टेक अप फर्स्ट इन अ पैंडेमिक लाइक सिचुएशन लाइक दिस ऑट नॉट टू बी वेरी डिफिकल्ट। एपी शाह का कहना यह है कि ऐसी पैंडेमिक की सिचुएशन है कि लोग हमेशा हर व्यक्ति पहले जो जरूरी है वो काम करना चाहता है। ऐसे केस में आप क्या चीज़ देख लेके सामने आ रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सबसे अधिक प्रियोरिटी दे रहे हो, जहां पर कि आपके पास इतने सारे केसेस हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ले लो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो, चाहे वो हेबियस कॉर्पस की पिटीशन ले लो फ्रॉम द जम्मू कश्मीर। इन सारी चीजों को छोड़ करके इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट यू आर टेकिंग अप द मैटर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो भी ऐसा टुच्चा सा मैटर जिसमें कि एक फोटो मतलब कर दी गई। मैं आपको यहाँ पे 2 केसेस दूंगा यूके के कोर्ट के, यहाँ पे जो ऑथर ने दिए, यू शुड मेंशन दोस केसेस एज वेल। अगर आपसे कभी क्वेश्चन देखो, ये जो टॉपिक है ये GS2 का टॉपिक है, GS2 में जुडिशरी और उससे रिलेटेड ये टॉपिक है,
और ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ये जरूर आप रखना, ये केस जरूर आप उसमें मेंशन करना, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को आप बोलोगे कि ये नहीं होना चाहिए तब आप ये मैटर जरूर उठाना, और उसमें यूके कोर्ट के आप केसेस को बताना जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ऑथर ने सबसे पहले तो ये बोला कि इट इज अ डिस्प्यूट, मतलब डिसरिप्यूट, मतलब कि आपकी कैपेबिलिटी कहाँ चली गई कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सा केस इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, वही कोविड-19 के टाइम में जहाँ पे आपको सिर्फ प्रायोरिटी बेसिस पे केसेस को उठाना चाहिए, ठीक है ना। ऑथर ने ये बोला। अब यूके की लॉ कमीशन का ऑथर ने जिक्र किया कि 2012 में देयर वाज अ रिपोर्ट बाय द यूके लॉ कमीशन जिसने कि ये रिकमेंड किया दैट देयर शुड बी एबोलिशन ऑफ द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट, लॉ ऑफ कंटेम्प्ट जो है वो एबॉलिश हो जाना चाहिए, है ना। तो इट वाज द लॉ वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू मेंटेन अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी कोर्ट्स के अराउंड मेंटेन रखने के लिए इसको स्टार्टिंग में लाया गया था, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, पर्पस इसका अब खत्म हो चुका है और अब ये पब्लिक के ऊपर एक चिलिंग इफेक्ट ला रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शुड बी डन अवे विद, ऐसा कहना है यूके के लॉ कमीशन का। सिर्फ कंटेम्प्ट की पावर नहीं है, इनके पास सुओ मोटू पावर है। सुओ मोटू मतलब कि कोई पीआईएल डाले ना डाले, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद ही ये कंटेम्प्ट लगा सकते हैं कि भैया देखो हमको देखने में आया ऐसा ऐसा। जैसे बाकी केसेस में तो आप जाओगे ना केस में कि सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, यू विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट, है ना, बट कंटेम्प्ट के मैटर में उनके पास सुओ मोटू पावर है कि वो खुद ही बोल सकते हैं कि दे कैन इनिशिएट द प्रोसीडिंग, ठीक है ना। और मैंने अभी आपको बताया था कि 2006 तक ये गुड फेथ वाली चीज़ उसमें नहीं थी। 2006 में जब अमेंडमेंट किया गया तब गुड फेथ वाली चीज़ लाई गई कि अगर गुड फेथ में कोई कंटेम्प्ट होता है तो फिर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो 2006 तक तो वो भी प्रॉब्लम थी। इट कम्स एज नो सरप्राइज, अब यहाँ पे जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर का ऑथर ने बोला है, ही टर्म्ड द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट एज हैविंग अ वेग एंड वैंडरिंग ज्यूरिसडिक्शन। ऑथर ने पहले ही कहा, यहाँ पे वी.आर. कृष्णा अय्यर को, जो कि बहुत फेमस सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, वेरी फेमस वी.आर. कृष्णा अय्यर, ही हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिड डे मील एंड ऑल्सो। तो वी.आर. कृष्णा अय्यर ने जो पीआईएल जिन्होंने बेसिकली बनाने की शुरुआत भी की थी इन्होंने, तो इन्होंने लॉ ऑफ कंटेम्प्ट को कहा था इट्स वेरी वेग एंड वैंडरिंग ज्यूरिसडिक्शन विद अनसर्टेन बाउंड्रीज। इसकी बाउंड्रीज अनसर्टेन है, कंटेम्प्ट लॉ कहीं पे भी कभी भी लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इट कैन ट्रैम्पल द सिविल लिबर्टीज, तो ऑथर का ये कहना है कि इट कैन ट्रैम्पल द सिविल लिबर्टीज, जो सिविल लिबर्टीज हैं, जो उनकी फ्रीडम है, उसके साथ ये खिलवाड़ करता है बेसिकली। एंड एक्सेसिवली लूज यूज ऑफ द टेस्ट ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको जब मैंने कंटेम्प्ट की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट में बोला था कि कोई ऐसी चीज अगर आप लिखते हो जिससे कि देयर इज अ लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी, है ना। तो अब ये तो बहुत वेग टर्म है, आप तो किसी भी मैटर को बोल सकते हो कि भैया ये आपने किया और इससे लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस हो रहा है और आप सुओ मोटो उसको चार्ज कर दोगे, ठीक है ना। तो दैट इज नॉट, मतलब कि एक तरीके से आप अपनी क्रिटिकल कमेंट्री को पूरा बंद करना चाहते हो। यू want that there should not be any critical analysis of your judgments, there should be no one जो कि आपके अगेंस्ट डिसेंट करे, या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके खिलाफ थोड़ा सा भी बोले। सो दिस इज वेरी बैड एटीट्यूड ऑफ द जुडिशरी ऑफ इंडिया, ऐसा ऑथर का कहना है, मेरा नहीं, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है ना। आगे देखें, इंग्लैंड में भी अगर हम देखें तो इंग्लैंड में कई केसेस ऐसे हुए हैं जहां पे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन्होंने नहीं लगा एक्सट्रीम मैटर्स में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डेली मिरर वहां पे एक फोटोग्राफ उसने डाली थी जिसमें कि जजेस को अपसाइड डाउन दिखाया गया था, मतलब इस तरीके से उल्टे दिखाए गए थे, एंड दे रोट देयर यू ओल्ड फूल्स, ये लिखा गया था वहां के डेली मिरर के अखबार में, यू ओल्ड फूल्स। और जब वहां पे जब जज से पूछा गया कि आपने यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगाया, देन व्हाट ही सेड इज दैट कि आई एम एन ओल्ड पर्सन, देयर इज नो डाउट इन दैट। तो यहाँ पे कोई गलत उसने लिखा नहीं। देन आई एम अ फूल और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन ऑफ द पर्सन, इट डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन ऑफ द पर्सन, सो देयरफॉर देयर इज नो नीड ऑफ कंटेम्प्ट। तो देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली, आई एम ओल्ड, देयर इज नो डाउट इन दैट, एंड whether I am a fool or not, it depends upon the perception. So इन्होंने लिखा, देखो, I cannot deny that I am old, it's the truth. Whether I am fool or not is a matter of perception of someone else. There is no need to invoke the power of contempt here. 2016 में भी डेली मेल था, उसने एक फोटो चलाई जिसमें ब्रेक्जिट के बाद उन्होंने कहा एनिमीज ऑफ द पीपल, दे डायरेक्टली रोट द जुडिशरी एज द एनिमीज ऑफ द पीपल। यहाँ पे भी कोर्ट ने सेंसिबली इग्नोर कर दिया इस स्टोरी को और यहाँ पे कोई भी उन्होंने कंटेम्प्ट का वो नहीं किया। तो ऑथर ने सारी चीज उठाई हैं इन ऑर्डर टू टेल दैट ये चिलिंग इफेक्ट होता है, और अगर आप जुडिशरी
चाहती है कि अच्छे से काम करे, दे शुड मेंटेन दिस थिंग एंड दे शुड नॉट डू समथिंग इररिस्पॉन्सिबली, एंड उनको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी जो कि इररिस्पॉन्सिबल फील हो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि ये जो है क्रिटिसिज्म को साइलेंस करने का हथियार हो जाता है, और अगर आपको ये लगता है, जुडिशरी अगर ये लगता है कि इफ दे आर एबल टू साइलेंस द क्रिटिक्स देन दे आर एबल टू जनरेट मोर क्रेडिबिलिटी, देन दैट इज अ रॉन्ग नोशन। अगर आप अपने क्रिटिक्स का मुंह बंद करोगे तो इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि और ज़्यादा घटेगी। तो दिस इज द थिंग विच दे शुड अंडरस्टैंड, ठीक है ना। So there was another case, एक यूएस का केस है ब्रिजेस वर्सेस कैलिफोर्निया 1941, एंड इन्फोर्स्ड साइलेंस वुड प्रोबेबली इंडेंजर द रिजेंटमेंट, सस्पिशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ द बेंच, नॉट द रिस्पेक्ट इट सीक्स। तो 1941 का यूएस केस है ब्रिजेस वर्सेस कैलिफोर्निया केस। उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप इन्फोर्स कर दोगे साइलेंस, मतलब जबरदस्ती किसी को चुप कराओगे, तो क्रेडिबिलिटी नहीं बल्कि सस्पिशन को और बढ़ावा देगा, रिस्पेक्ट को नहीं रिसेंटमेंट को बढ़ावा देगा। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वर मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दिस वाज एपिक आर्टिकल रिटन बाय एपी शाह, काफी अच्छा आर्टिकल था। दोनों को मैंने मिला दिया, इसमें जो चीजें थी वो दोनों आर्टिकल की ही ले ली हैं, आपको कंटेंट भी समझा दिया है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है अ गवर्नर्स टेस्ट। अब ये जो गवर्नर का टेस्ट है, ऑथर बोल रहा है बेसिकली ये राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्रा के ऊपर बेसिकली किया जा रहा है कि वो क्यों नहीं कन्वीन कर रहे हैं। अब उन्होंने 6 रीजन दिए बेसिकली हाई कोर्ट को कि मैं क्यों नहीं कन्वीन कर रहा हूं सेशन को, लेकिन ऑथर का ये कहना है कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस के थ्रू ये दे दिया है कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशन नहीं होता, ही डज नॉट हैव द डिस्क्रिशन टू इग्नोर द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, टू इग्नोर द एडवाइस गिवन बाय द कैबिनेट। अगर कैबिनेट को लगता है, इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थिंक दैट दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस, देन दे कैन डिमांड फॉर अ फ्लोर टेस्ट एनी टाइम। द चीफ मिनिस्टर इज डिमांडिंग फॉर द फ्लोर टेस्ट एंड यू आर नॉट allowing that to happen, that means you are acting under the pressure of the central government, you are acting at the behest of the party ruling at the center। but गवर्नर का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट एंड इंडिपेंडेंट रोल है, ही इज नॉट अंडर, मैंने कल भी जब रिवीजन क्लास ली थी मैंने कल भी गवर्नर के रोल के बारे में चीज कहा था, ही इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंटर, ही इज नॉट द रबर स्टैंप ऑफ सेंटर। वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसके पास भी खुद की विम्स फैंसीज है, उसके पास खुद की विल पावर होनी चाहिए। ही शुड नॉट एक्ट ऑन द at the behest of the ruling party। therefore author ने यही चीज बोली है कि आपको सही डिसीजन लेना चाहिए था और you should have allowed the session to convene, आपको सम्मन करना चाहिए था सेशन को instead of hindering that thing, okay। and governor is acting under the pressure from the center as he took the battle to the streets। सड़कों पर उतार दिया इन लोगों को, तो that is a very wrong thing to be done by कलराज मिश्रा जी। and Mishra too has to pass a test of constitutional morality। now this is a very important line कि मिस्टर मिश्रा और जो भी मतलब कि गवर्नर है वहाँ पे, he has to pass a test of constitutional morality। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या constitutional morality टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं, तो याद रखिएगा द term constitutional morality is not mentioned in the constitution anywhere। याद रखिएगा it's not mentioned in the constitution anywhere। the fall of Hong Kong, अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे the fall of Hong Kong, ये आर्टिकल है नेशनल सिक्योरिटी लॉ के रिगार्डिंग जो कि अभी चाइना ने इंपोज किया है। थोड़ी सी हांगकांग की हिस्ट्री बताऊंगा, अच्छा है यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। पहले ये ब्रिटेन के अंदर था, 99 ईयर्स के लीज में था हांगकांग, और 1997 में वो 99 ईयर्स खत्म होते हैं और 1997 में फिर ये पूरी टेरिटरी चाइनीज कंट्रोल में चली गई। लेकिन जब ये चाइनीज कंट्रोल में गई तो 50 साल का एग्रीमेंट ये किया गया कि 50 सालों तक उनको स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन की तरह ट्रीट किया जाएगा, उनको स्पेशल पावर्स दिए जाएंगे। 1 कंट्री 2 सिस्टम रहेगा जो कि 97 से 50 सालों तक चलेगा। तो ये याद रखिएगा कि 97 में ही ये चीज की गई थी। सीनो ब्रिटिश डिक्लेरेशन था 1984 का, सीनो ब्रिटिश यानी कि चाइना और ब्रिटेन के बीच का एक डिक्लेरेशन था जिसमें 1 कंट्री 2 सिस्टम के बारे में बोला गया और 50 सालों तक वो सिस्टम चलना था, यानी कि 2047 तक तो वो सिस्टम चलना चाहिए था। बट अब चाइना अपना मतलब वो लूज कर रहा था, क्योंकि देखो हांगकांग बीच बीच में टियानमेन स्क्वायर के उसको ग्लोरीफाई करता रहता था और यहाँ पे चाइना कुछ नहीं कहता था क्योंकि ठीक है चलो आपको पावर दी गई, आप उसका मतलब चाइना के अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे। बट चाइना ने नाउ चाइना डजंट वांट टू प्रूव इटसेल्फ दैट इट इज वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल। अब चाइना को ये चीज़ समझ में आ गई कि इंटरनेशनली उनकी पोचट हो चुकी है, उनकी इमेज कुछ ज़्यादा बची नहीं है, उनकी इज्जत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो अब क्या मतलब है अच्छा बनने से। तो अब उन्होंने सिक्योरिटी लॉ लगा दिया और इस तरह से अब कोई भी वहाँ पे बेसिकली जो होनी चाहिए चीज़ें वो नहीं होगा। तो 1990 में वहाँ पे बेसिक लॉ आया था
बेसिक लॉ बेसिकली जो कि बताता है कि किस तरीके से स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन काम करेगा और 97 से 47 तक किस तरह से हांगकांग के लोग रहेंगे, उसके बारे में जो लॉ आया था वो बेसिक लॉ कहलाता था। बट नाउ चाइना हैज इम्पोज द नेशनल सिक्योरिटी लॉ एंड अब वो चाहे तो किसी भी एक्शन को सबवर्सिव बोल करके पकड़ सकते हैं, उनको उन व्यक्तियों को अरेस्ट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो दैट इज द थिंग व्हिच हैज हैपेंड इन द हांगकांग, ठीक है ना। बीजिंग इज नो लॉन्गर कंसर्न्ड फॉर अपीयरिंग ट्रस्टवर्दी इन द फोरम ऑफ द वर्ल्ड। अब बीजिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ट्रस्टवर्दी दिखता है लोगों के सामने या नहीं दिखता है। नाउ दे हैव इम्पोज्ड द सिक्योरिटी लॉ और अब वो बिल्कुल रुकेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है। A revolution in policy mindset. With the pandemic derailing us, we need big initiatives to achieve sustainable development goals. ऑथर ने यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और पैंडेमिक को कनेक्ट करते हुए बोला है कि पैंडेमिक के कारण केवल हेल्थ इश्यूज नहीं आए हैं, बल्कि सोशल इश्यूज आए हैं, इकोनॉमिक इश्यूज आए हैं, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज आए हैं। तो इन सारे इश्यूज के कारण जो हमारा सोशल डेवलपमेंट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। जैसे कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है, लेकिन अगर पैंडेमिक आया तो पॉवर्टी तो और ज़्यादा बढ़ने लगी, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोग अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो जहाँ पर हमको पॉवर्टी दूर करनी थी वहाँ पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ रही है, इकोनॉमिक लॉस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 2030 तक हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने थे, बट दैट इज मतलब वो थोड़ा दूर दिख रहा है। लेकिन ऐसे में ऑथर का सजेशन ये है कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम उनको बीकन की तरह लेकर के चलते हैं, अगर हम उनको ये सोच के चलते हैं कि इनको कंप्लीट करेंगे, तभी जाके कहीं हम आगे अच्छा कर पाएंगे। सो दैट इज द थिंग व्हिच ऑथर हैज मेंशन्ड। और ऑथर ने यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की है कि आप यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करो, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम को इंप्रूव करो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, ये सारे पॉइंट्स लिखते जाओ आप लोग आर्टिकल में, ठीक है ना। ये पहला क्या सजेशन है कि आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम को मेंटेन करो, सोशल प्रोटेक्शन बढ़ाओ, देन फूड डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा करो, कैश ट्रांसफर स्कीम्स का यूज करो, अदर इनोवेशंस का यूज करो, ताकि जो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनको क्रेडिट उनको मिलता रहे और उनके पास फाइनेंशियल क्रंच ना आए। तो ये सारे मेथड्स आप यूज करो। अब ऑथर ने यहाँ पे और एग्जांपल दिए हैं, यू नीड टू एम्पावर द पर्सन, है ना, और उनको एडिक्वेट इक्वलिटी प्रोवाइड करो, जेंडर इक्वलिटी प्रोवाइड करो ऐसे टाइम पे, क्योंकि कई बार महिलाएं ज़्यादा वल्नरेबल फील करने लगती हैं, तो उनको भी अच्छे से ट्रीट करना है। कुछ कंट्रीज एशिया में ऐसी हैं जैसे साउथ कोरिया और ऐसी कंट्रीज हैं जो कि और ज़्यादा मतलब कि ग्रीन रिकवरी कर रही हैं, दे आर गोइंग फॉर द ग्रीन रिकवरी, मतलब उनके डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, पहले तो डिजिटाइजेशन ज़्यादा करेंगे और डीकार्बोनाइजेशन मतलब कार्बन कंटेंट भी कम करना है, तो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। ये साउथ कोरिया हो गया। कुछ कंट्रीज जैसे हैं वो ब्लू रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि दे वांट टू सीज द अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट मोर सस्टेनेबल अप्रोचेस टू फिशरीज मैनेजमेंट, तो फिशरीज की तरफ, फिशरी मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमको देखना चाहिए और कहीं ना कहीं हमको भी, जैसे चाइना इज क्रिएटिंग मोर जॉब्स इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, तो इंडिया को भी ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। हम भी अच्छा कर रहे हैं, सोलर पावर प्लांट हमने रीवा में जैसे खोला, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन हमको इन सारे का मिक्स लेना पड़ेगा और एक हाइब्रिड अप्रोच के साथ SDGs को पूरा करने के लिए हमको जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम अच्छा काम कर पाएंगे। सो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आपके लिए एक मिल गया है मेरे को, आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज बैड लोन एंड व्हाट इज बैड बैंक। ओके, व्हाट इज अ बैड बैंक, ओके, व्हाट इज बैड लोन, व्हाट इज अ बैड बैंक, ठीक है ना, दोनों चीज आप बताइएगा। अगली चीज मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको देखना है। सो पीएम मोदी टू इनॉग्रेट 3 कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो 3 नई कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज का इनॉग्रेट कर रहे हैं। पहली जो होगी वो ICMR एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आप सबको पता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911 में बना था एज इरफा, तब इसका नाम इरफा था, और इसके बाद ये 1949 में ICMR इसका नाम बदल के रख दिया गया। तो ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च है जो कि नोएडा में है। देन ICMR का ही नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कि मुंबई में है। एंड देन ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंटेरिक डिसीजेज जो कि कोलकाता में है। दे विल बी एबल टू टेस्ट ओवर 10,000 सैंपल्स पर डे। इन 3 को कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी के रूप में इनॉग्रेट किया जाएगा। सो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। नाम याद रखिएगा, इनकी जगह याद रखिएगा, ठीक है ना, कि कौन सी कहां पर है। सो दैट इज द थिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। रशियन नेवी विल सून गेट हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन्स, सेज पुतिन। पुतिन का ये कहना है कि रशियन नेवी को हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन जल्दी से जल्दी मिलेंगे। और अब मैं थोड़ा आपको हाइपरसोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक बता देता हूँ। देखो सबसोनिक क्या होता है, देखो जो मैक 1 है, मैक 1 जो है उसको माना जाता है कि साउंड
का स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है ना। अगर मैक 1 से कम है, ओके, अगर मैक 1 से आपका स्पीड कम है तो वो सब सोनिक कहलाता है। इफ द स्पीड इज लेस देन मैक 1, अगर आपकी स्पीड इक्वल्स टू मैक 1 है देन वो ट्रांसोनिक कहलाता है, ट्रांसोनिक। अगर आपकी स्पीड 1 से लेकर के 5 तक है, मैक 1 टू मैक 1, मैक 1 से ज़्यादा है और मैक 5 से कम है, मैक 1 से ज़्यादा मैक 5 से कम, तो वो आपका सुपरसोनिक कहलाता है, सुपरसोनिक, ठीक है ना। और अगर मैक 5 से ज़्यादा हो जाती है स्पीड आपकी तो वो हाइपरसोनिक कहलाता है। तो मैक 5 से ज़्यादा हाइपरसोनिक, मैक 1 से कम सबसोनिक, मैक 1 ट्रांसोनिक और मैक 1 टू मैक 5 आपका सुपरसोनिक। तो ये आपको याद रखना है सारी चीज़ें। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैम, ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला जो है वो है पोलैंड टू क्विट ट्रीटी ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। पोलैंड विल टेक स्टेप्स नेक्स्ट वीक टू विड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम द यूरोपियन ट्रीटी ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो पोलैंड खुद को एक ट्रीटी से बाहर करने वाला है जो कि है ट्रीटी ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उससे बाहर होने जाता है। विच द राइट विंग कैबिनेट सेज वायलेट्स पेरेंट्स राइट बाय रिक्वायरिंग स्कूल्स टू टीच चिल्ड्रन अबाउट जेंडर। तो बेसिकली ये फालतू चीज कर रहे हैं ये लोग। पोलैंड आर टेकिंग स्टेप्स टू विड्रॉ देमसेल्फ फ्रॉम द यूरोपियन ट्रीटी ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, बेसिकली याद रखेगा। और इसी ट्रीटी को इस्तांबुल कन्वेंशन भी कहा जाता है। दे आर बिगिनिंग द प्रोसेस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द ट्रीटी ऑल्सो नोन एज द इस्तांबुल कन्वेंशन। तो याद रखेगा इस्तांबुल कन्वेंशन, इट्स अ ट्रीटी ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और कौन सी कंट्री से बाहर होना चाहती है? पोलैंड इससे बाहर होना चाहती है। बोरिस जॉनसन टू अनवेल एंटी ओबेसिटी कैंपेन। याद रखिएगा बोरिस जॉनसन ने एक कैंपेन है स्टार्ट करने वाले हैं जिसको एंटी ओबेसिटी, जो कि 10 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग एंटी ओबेसिटी कैंपेन है, यानी कि मोटापे के अगेंस्ट है, जिसमें जंक फूड को बैन करना इसका एम रहेगा, है ना। जंक फूड को बंद करना है एंड दे विल बी अनाउंसिंग दिस बेटर हेल्थ कैंपेन। इसको बेटर हेल्थ कैंपेन भी कहा जाता है। तो बेटर हेल्थ कैंपेन को वो अनाउंस करेंगे एंड दैट विल बी द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम। ये था आज का न्यूज एनालिसिस, एडिटोरियल एनालिसिस और बाकी न्यूज आइटम्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, जरूर लाइक करिएगा, जरूर शेयर करिएगा एंड जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।